कभी कभी ना कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो मतलब दिमाग ही घुमा देते हैं। जैसे मुझे हमारे आज के सोर्सेज में एक बात पता चली कि झारखंड में एक ही टाइम पर एक शहर जमशेदपुर 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में तप रहा होता है। तो वहीं कुछ 100 किलोमीटर दूर पाट क्षेत्र में इतनी ज्यादा बारिश होती है कि वो राज्य का सबसे ज्यादा बारिश वाला एरिया कहलाता है। ये कैसे मुमकिन है? एक ही राज्य में मौसम के इतने अलग अलग रंग। और यही आज की हमारी पड़ताल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, हमारे पास जो भौगोलिक और पर्यावरण से जुड़े स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि झारखंड की जलवायु कोई एक सीधी लाइन में चलने वाली कहानी नहीं है। अच्छा। ये एक पहेली की तरह है जिसके टुकड़े हैं कर्क रेखा, बंगाल की खाड़ी से इसकी दूरी और सबसे बढ़कर यहाँ की जमीन की बनावट, मतलब वहाँ के पठार और पहाड़। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जो झारखंड के मौसम को इतना नाटकीय बनाती हैं और इसका वहां के लोगों पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सोर्सेस कहते हैं कि झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ये सुनने में तो एक भारी भरकम सा शब्द लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, उष्णकटिबंधीय शब्द आया कर्क रेखा से, जो राज्य के लगभग बीच से गुजरती है। ओके। इस वजह से यहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो गर्मी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यही कहानी में एक मोड़ आता है। क्या? झारखंड का ज्यादातर हिस्सा पठारी है। ये ऊंचाई एक तरह से एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। अच्छा। हाँ, ये तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोक लेती है। तो गर्मी तो है, पर उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। तो ऊंचाई एक तरह से गर्मी पर ब्रेक लगा देती है। लेकिन झारखंड तो एक लैंडलॉक्ड राज्य है, फिर इसमें समुद्र का क्या लेना देना? सोर्सेज में बंगाल की खाड़ी का जिक्र बार बार है। बहुत अच्छा सवाल है। दूरी भले ही हो, पर असर बहुत गहरा है। राज्य का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जैसे पूर्वी सिंहभूम, हाँ। वो बंगाल की खाड़ी से बहुत दूर नहीं है। तो मानसूनी हवाएं जब वहां से नमी लेकर चलती हैं, तो सबसे पहले इसी इलाके में पहुंचती हैं। ओके, तो वहां की हवा में नमी ज्यादा होती है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी तो यहाँ की जमीन की बनावट ही है, जिसे भूगोल की भाषा में उच्चावच कहते हैं। यानी कि ये पठार और पहाड़ सिर्फ तापमान ही कंट्रोल नहीं करते। बिल्कुल नहीं, ये बारिश को भी कंट्रोल करते हैं। सोचिए, मानसूनी हवाएं नमी से लदी हुई बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं। जैसे ही वो झारखंड के दक्षिणी पठारी किनारों से टकराती हैं, उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर होना पड़ता है। हाँ। और जैसे ही हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है, वो अपनी सारी नमी वहीं बारिश के रूप में। एग्जैक्टली, वो सारी नमी बारिश के रूप में वहीं गिरा देती है। एक मिनट, तो आप कहें कि ये पठार एक दीवार की तरह काम करते हैं कि बादल अपना सारा पानी एक तरफ बरसाकर दूसरी तरफ लगभग खाली हाथ पहुंचते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी वजह से पठार का दूसरा हिस्सा, यानी राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाके जैसे पलामू, हाँ। वो वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शैडो रीजन बन जाते हैं। हवाएं अपना सारा पानी तो पठार के एक तरफ बरसा चुकी होती हैं। तो दूसरी तरफ पहुंचते पहुंचते उनके पास बरसाने को कुछ खास बचता नहीं। सही पकड़ा। इसी एक वजह से राज्य में बारिश का इतना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो ये 4 फैक्टर, कर्क रेखा, समुद्र से नजदीकी, पठारों की ऊंचाई और हवाओं का ये रुख, ये मिलकर झारखंड के मौसम का पूरा स्टेज तैयार करते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गया स्टेज का सेटअप। अब देखते हैं कि इस स्टेज पर साल भर मौसम का ड्रामा कैसे चलता है। शुरुआत गर्मी से करते हैं, जो मार्च से शुरू हो जाती है। हाँ, और मई आते आते ये अपने चरम पर होती है। हमारे सोर्सेज जमशेदपुर का उदाहरण देते हैं, जहां पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक छू लेता है। बाप रे। ये वो औद्योगिक शहर है जो पठार के निचले हिस्से में है। लेकिन उसी वक्त अगर आप कुछ घंटे ड्राइव करके ऊंचे पठारी इलाके जैसे रांची या हजारीबाग पहुंच जाएं, तो वहां मौसम अलग होगा। बिल्कुल, आपको तापमान में 5 से 10 डिग्री की गिरावट महसूस होगी। अच्छा। ये वही प्राकृतिक एयर कंडीशनर वाला असर है जिसकी हम बात कर रहे थे। और इसी मौसम में काल वैशाखी का भी जिक्र है। ये नाम सुनने में बड़ा तूफानी लगता है। और ये होता भी तूफानी है। वैशाख के महीने में आने वाला काल, मतलब? जब उत्तर पूर्वी पठार पर गर्मी की वजह से हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, तो अचानक तेज गरजती हुई हवाएं चलती हैं और मूसलाधार बारिश होती है। ये गर्मी से राहत तो देती है, लेकिन कभी-कभी नुकसान भी करती है। और एक आम्रवर्षा का भी जिक्र है, मैंगोशार। हाँ, मई में होने वाली ये हल्की बारिश
आम की फसल को पकने में मदद करती है, इसलिए किसान इसका इंतजार करते हैं। गर्मी के बाद आता है मानसून का मौसम, यानी वर्षा ऋतु। सोर्सेस के मुताबिक राज्य के 80% बारिश इन्हीं कुछ महीनों में होती है। जी, मध्य जून से अक्टूबर तक औसत बारिश करीब 140 सेंटीमीटर है। पर यहाँ भी वही असमानता वाली बात है। कैसे? जहाँ एक तरफ नेत्रहाट के पठार यानी पाट क्षेत्र में 180 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड होती है, अरे वाह! वहीं दूसरी तरफ चाईबासा के मैदानी इलाके में सबसे कम। ये दिखाता है कि पठार की ऊंचाई बारिश की मात्रा को कितना ज्यादा प्रभावित करती है। और फिर आता है सर्दियों का मौसम, नवंबर से फरवरी तक। ये तो सुहावना होता होगा। आमतौर पर हाँ, खासकर अक्टूबर नवंबर, जब आसमान साफ और मौसम बहुत ही सुखद होता है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। और यहाँ भी ऊंचाई का खेल जारी रहता होगा। बिल्कुल। नेत्रहाट जैसे पाट क्षेत्रों में तापमान 60 डिग्री तक गिर जाता है और कभी-कभी पाला भी पड़ता है, जो फसलों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सर्दियों में एक फायदेमंद बारिश का भी जिक्र है हमारे सोर्सेज में। हाँ, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, भूमध्य सागर से उठी नम हवाएं जब भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में बारिश करती हैं, तो उसका हल्का असर झारखंड तक भी पहुंचता है। और ये फसलों के लिए अच्छी होती है। ये थोड़ी सी बारिश रबी की फसलों, खासकर गेहूं के लिए समझ लीजिए अमृत का काम करती है। ठीक है, तो हमने वजहें समझ ली और साल भर का मौसम भी देख लिया। लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। कौन सा हिस्सा? अयोध्या प्रसाद नाम के एक विद्वान ने झारखंड को 7 अलग-अलग जलवायु प्रदेशों में बांटा है। 7 एक ही राज्य में। ये तो किसी बड़े देश जैसा वर्गीकरण लगता है। और ये वर्गीकरण जमीनी हकीकत को बहुत अच्छे से पकड़ता है। इसे एक-एक करके रटने के बजाय हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में रखकर समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 2 एक्सट्रीम्स की, मतलब 2 ध्रुवों की। 2 ध्रुव एक ही राज्य के अंदर? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। एक ध्रुव है महाद्वीपीय प्रकार का इलाका। ये उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्से हैं, जैसे पलामू, गढ़वा। ओके। यहाँ समुद्र का कोई असर नहीं पहुंचता, इसलिए मौसम बहुत एक्सट्रीम होता है। गर्मियां बहुत गर्म और सर्दियां बहुत ठंडी। बारिश भी राज्य के औसत से कम होती है। तो ये झारखंड सबसे रूखा और कठोर मौसम वाला इलाका हुआ। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरा ध्रुव? वो है शीत वर्षा प्रकार। ये पाट क्षेत्र है, लोहरदगा और गुमला के ऊंचे इलाके। अच्छा, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है? वही। ये महाद्वीपीय प्रकार का ठीक उल्टा है। 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के कारण ये झारखंड का सबसे ठंडा और सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका है। यहाँ 203 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा? जी। गर्मियां भी ठंडी होती हैं और सर्दियों में तापमान कभी-कभी फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो एक तरफ पलामू की तपती गर्मी और दूसरी तरफ पाट क्षेत्र की जमा देने वाली ठंड और रिकॉर्ड तोड़ बारिश। ये है झारखंड के 2 एक्सट्रीम्स। बिल्कुल। ये वाकई हैरान करने वाला है। तो बाकी के 5 इलाके इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं आते होंगे? हाँ, वो इन दोनों के बीच के अलग-अलग शेड्स हैं। जैसे 2 इलाके ऐसे हैं जिन पर बाहरी ताकतों का असर दिखता है। बाहरी ताकतें? मतलब एक है डेल्टा प्रकार, जो पूर्वी संथाल परगना में है। ये पश्चिम बंगाल के मौसम से प्रभावित है, इसलिए यहाँ काल वैशाखी या नॉर्वेस्टर का असर सबसे ज्यादा होता है। ओके। दूसरा है सागर प्रभावित प्रकार, यानी पूर्वी सिंहभूम और आसपास का इलाका। समुद्र के पास होने की वजह से यहाँ मानसून सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। हवा में नमी साल भर बनी रहती है। तो ये हो गए 4, अब बचे 3। वो क्या है? बाकी के 3 को हम संतुलित या मॉडरेट कह सकते हैं। इनमें एक है उप महाद्वीपीय प्रकार, जो राज्य के बीच का हिस्सा है। ये महाद्वीपीय और नम जलवायु का एक तरह से मिश्रण है। ठीक है। फिर और क्या है? आर्द्र वर्षा प्रकार, यानी सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम का इलाका। इसकी खासियत यह है कि यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं से खूब बारिश होती है। और फिर आता है 7वां और शायद सबसे मशहूर प्रकार, तीव्र एवं सुखद प्रकार। तीव्र एवं सुखद, ये नाम ही अपने आप में एक पहेली है। कोई चीज एक ही समय पर तीव्र और सुखद कैसे हो सकती है? ये नाम रांची और हजारीबाग के पठारी क्षेत्र को दिया गया है। तीव्र इसलिए क्योंकि मौसम में बदलाव तेजी से होते हैं, और सुखद इसलिए क्योंकि ऊंचाई के कारण मौसम साल भर बहुत अच्छा बना रहता है। अच्छा। न झुलसाने वाली गर्मी, न कम कपाने वाली सर्दी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इन जगहों को समर रिट्रीट के तौर पर इसीलिए विकसित किया था।
ये झारखंड का वो हिस्सा है जहां का मौसम सबसे आरामदायक माना जाता है। तो ये 7 अलग-अलग दुनियाएं हैं जो एक ही राज्य की सीमाओं के अंदर मौजूद है। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि वहाँ के लोगों का रहन-सहन, उनकी खेती-बाड़ी भी बहुत अलग-अलग होगी। बिल्कुल। ये जलवायु विविधता सीधे तौर पर वहां की कृषि को तय करती हैं। इसी आधार पर झारखंड को 3 मुख्य कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अच्छा, वो कौन-कौन से? पहला है मध्य व उत्तर पूर्वी पठार। यहाँ मिट्टी थोड़ी मोटी और बलुई है, जो ज्यादा पानी नहीं रोक पाती। इसलिए यहाँ ऐसी फसलें होती हैं जो इन हालात में उग सकें, जैसे धान, गेहूं और मोटे अनाज। और बाकी के 2 इलाके? दूसरा है पश्चिमी पठार। इसमें पलामू, लातेहार, गुमला जैसे इलाके आते हैं। यहाँ लेटराइट और लाल मिट्टी है जो बहुत उपजाऊ नहीं मानी जाती। बारिश भी अनियमित होती है, इसलिए यहाँ धान गेहूं के अलावा दालें और तिलहन जैसी फसलें ज्यादा उगाई जाती हैं, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। और तीसरा? तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठार, यानी सिंहभूम वाला इलाका। यहाँ की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है, जंगल भी ज्यादा हैं और हवा में नमी भी, इसलिए यहाँ धान, ज्वार और गेहूं जैसी फसलें अच्छी होती हैं। मतलब ये साफ है कि पाट क्षेत्र का किसान जो फसल उगा सकता है वो पलामू का किसान नहीं उगा सकता। मगर नहीं उगा सकता। जलवायु सीधे सीधे लोगों की थाली और उनकी जेब पर असर डाल रही है। एकदम सही। ये सिर्फ भूगोल की किताब का एक चैप्टर नहीं है, ये वहाँ की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली की हकीकत है। तो आज हमने झारखंड की जलवायु की इस पहेली को परत दर परत खोला। ये कोई एक कहानी नहीं बल्कि कई कहानियों का संगम है। सही बात है। कर्क रेखा की गर्मी, बंगाल की खाड़ी की नमी, पठारों की ऊंचाई और हवाओं के खेल ने मिलकर इस राज्य को 7 अलग-अलग मौसमों का घर बना दिया है। एक तरफ जमशेदपुर की 45 डिग्री वाली भट्टी है, तो दूसरी तरफ पाट क्षेत्र की बेहिसाब बारिश और जमा देने वाली सर्दी। ये विविधता ही झारखंड की असली पहचान है। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार। हमारे स्रोतों में एक और वर्गीकरण का जिक्र है। वो क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM ने भी राज्य को 3 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब वर्गीकरण का मकसद कृषि या भूगोल पढ़ाना न हो बल्कि आपदा प्रबंधन हो, तो नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल। तब शायद औसत बारिश से ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि किसी एक दिन में कितनी ज्यादा बारिश हो सकती है जिससे बाढ़ आ जाए, या सूखे की आशंका कितनी है, या पाला पड़ने से फसलों को कितना नुकसान हो सकता है। सही कहा। डेटा वही रहता है, लेकिन हम उसे किस चश्मे से देख रहे हैं ये उसके मायने पूरी तरह बदल देता है।